हेलो एवरीवन, आप सभी का गोलिया क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो चले अब हम 2024 को टारगेट करते हुए एक इनिशिएटिव आपके लिए लेके आए हैं। कैसे सवाल आ सकते हैं, सवाल जैसे ही आएंगे इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर किया है और क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि ये जो इनिशिएटिव आपके लिए लाया गया है वो आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे चलिए देखते हैं। असर्शन और रीजन वाले। अब देखिए इसको कैसे डील करना है। अब असर्शन आपने स्टेटमेंट ही होता है, बट बच्चे इसमें बहुत डर जाते हैं। कुछ नहीं होता, आपने ये देखना फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है वो रिलेटेड है फर्स्ट स्टेटमेंट के, बस क्लियर है। ये देखिए, चलिए देखते हैं। तो बोला गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन। द वर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए बैंकिंग जो होती है, बैंकिंग सिस्टम, बैंक जो है सिस्टम, वो हर एक एरिया में रहे, हर एक व्यक्ति ऑपरेट कर पाए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम हर एक जगह जाए, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन। एग्जाम्पल के तौर पे जन धन योजना जो लाया गया वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही लाया गया। तो डिजायरेबल टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द कंट्री। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों लाया गया, क्या वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट हो सके। और ये सवाल जो है आपका HPAS में आया गया है, राइट। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, तो आप देखेंगे क्योंकि एक दूसरे से जो है क्वेश्चंस देखते हुए कभी कभी वो क्वेश्चंस मैनिपुलेट करके चेंज करके वो दे देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नीड टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट टू द मासेस। जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो फैसिलिटेट करेगा डेवलपमेंट, बेनिफिट करेगा मासेस को, मतलब पूरे मासेस पे, पीपल्स, हर एक लोगों को बेनिफिट करेगा। हाँ बिल्कुल दोनों सही हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन से बेनिफिट होंगे वीकर सेक्शन, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ेगा, देखिए बात, सेविंग जो है वो बैंक में डलेगा और बैंक में जितना पैसा आएगा वो अपने पास तो रखती नहीं है, वो फर्दर लोन दे देती हैं और लोन देंगी उतना ज़्यादा फर्म इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये चीज़ भी सही है, इसी से हो रहा है ना, इसीलिए आपका बी। अब याद रखिएगा कभी कभी सीक्वेंस जो होती हैं, ये वाला जो बी में दिया हुआ है वो ए होता है और ए जो ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है वो बी में होता है। तो आप देखते हुए आंसर, ये नहीं कि आपने क्या करना है एकदम से आंसर ए ही होगा, उसको नहीं करना। तो इन चीज़ों का भी याद रखिएगा, बहुत बच्चे ये छोटी छोटी सी एरर कर जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके जो PCS HPS है उसमें पूछा गया। डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन नॉट क्रिएट इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं करता है। इफ RBI रिड्यूस द CRR, अगर RBI रिड्यूस कर देता है CRR तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्लाइन हो जाती है, ऐसा है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट या तो प्रिंटिंग करती है करेंसी की या तो फाइनेंस मतलब पैसा लेती है। और अगर वो प्रिंटिंग करती हैं तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है और मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, लेकिन इन्होंने बोला है कैन नॉट, तो ए स्टेटमेंट गलत है। फिर बोला गया जो RBI रिड्यूस था, अगर RBI पहले 3% रखता था उसके बाद 2% कर दिया, मतलब रिड्यूस यही लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो आप लिख दे। तो जो कमर्शियल बैंक है अब वो RBI के पास कम रिजर्व रखेगा, मतलब CRR रखेगा,
तो उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, और ज़्यादा पैसा होगा तो लोगों को ज़्यादा लोन दे पाएगा, और ज़्यादा लोन दे पाएगा तो उसको क्रेडिट क्रिएशन होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है डिक्लाइन होगा, नो, यहाँ इंक्रीज होगा स्टूडेंट। तो दोनों जो हैं स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका बी आंसर हो जाता है। देख रहे हैं, थोड़ा सा आप करेंगे, इजी ही होते हैं क्वेश्चन। ये भी आपका HPS क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखें आराम से, ये जो इकोनॉमी नहीं भी जानता है वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। थोड़ा सा एडवांस पूछा गया है, देखें। स्टेटमेंट 1 है, लो इनकम कंट्री एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्री हैव अ हाई प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ रेट। उनकी हाई प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ होती है, मतलब वो बिजनेस ज़्यादा करते हैं, उनको जो रिटर्न होता है उनको ज़्यादा लगता है, और हाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और उनकी ज़्यादा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होती हैं, ये बोला गया है। तो देखिए नेक्स्ट है, दे शुड बोरो एंड बोरो हैविली इन ऑर्डर टू फाइनेंस ब्रॉड बेस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल। जो लो इनकम कंट्री होती हैं, दे लो इनकम कंट्री, वो बोरो करती हैं ताकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर सके, जैसे एजुकेट और हेल्थ कर सके, ये बोला गया। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज कर सकते, जैसे पावर, डिजिटल, वाटर, सैनिटेशन और ट्रांसपोर्ट, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, मतलब सस्टेनेबल गोल्स को अचीव कर पाए। तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है, जो लोअर इनकम कंट्री होती है उनके पास कैपिटल नहीं होता, वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, राइट। अगर लेबर इंटेंसिव होंगे तो वो कैपिटल पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे सोच सकते हैं, राइट, के सोच सकते हैं, और वही रिस्क टेकर नहीं होते, राइट। हाँ, वो बोरो करते हैं ताकि अपने लोग, लो हैं मतलब कि वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है कौन लो इनकम कंट्री है, कौन हाई इनकम कंट्री, कौन मिडिल कंट्री, वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है। तो देखिए, ये पैसा लेते हैं, ऑब्वियस इनके पास इतना पैसा नहीं होता, इनके पास इतनी कैपिटल रिसोर्सेज नहीं होता, तो बोरो करते हैं। ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि उनकी हाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होता नहीं, क्योंकि वो उनके पास कैपिटल ही नहीं होता है स्टूडेंट। और ये बिल्कुल सही है कि वो बोरो करते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हो, चाहे वो आपका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, किसी के लिए भी हो, ये बहुत ज़रूरत हो जाती हैं। तो आंसर आपका हो जाता है डी इज करेक्ट, मतलब ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल नहीं हाई होती और वो बोरो करते हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था बट आप इजीली इसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन आपके HPS में आया हुआ है, राइट, इसको भी चलिए डिकोड करते हैं। अब 4 स्टेटमेंट बोला गया है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, इफ द इंडियन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम at the point where plan to save or to invest are equal। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, जितना सेविंग कर रहे हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। थोड़ा सा ये एडवांस जिनका इकोनॉमी वो समझ पाएंगे, बट इसको हमें नहीं भी आता तो भी हम समझते हैं। तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं, और डिमांड और सप्लाई की जगह यहाँ पे सेविंग अपवर्ड होता है, और इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको डाउनवर्ड होते हैं। ये डायग्राम होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका होता है इनकम। ओके, तो यस, जब सेविंग जो हमने सोचा और इन्वेस्टमेंट, जितना सेव करोगे उतना इन्वेस्टमेंट होगा, और फिर क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू द इनकम। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, अगर लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट सही से चल रहा है तो गवर्नमेंट को बोरो नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो उनकी जितनी इनकम है और उतना जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं सही होगा। ये है, आप सोचिए क्या ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है, इन pursuance with the recommendation of Narasimham Committee, the RBI have form new guidelines to start up more foreign exchange bank। फॉरेन एक्सचेंज बैंक क्या नरसिम्हम कमेटी के रिपोर्ट था ऐसा? चले,
थर्ड है रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी गेयर टू बी रिड्यूस इकोनॉमी इनइक्वालिटी इंक्लूड प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। अब बहुत सारे पॉलिसी देखेंगे तो प्रोग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स वहां पे लगाया जाता है कि जितना जितना इनकम इंक्रीज होगा टैक्स रेट भी इंक्रीज होगी, और ये वहां लगाया जाता है जहां पे रिच और पुअर का गैप रिड्यूस करना हो। तो ये बोला गया है। चले सोचे, दो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी मतलब होता है डॉलर रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो, रुपीस को डॉलर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। वो ओरिजिनेट किया था टेलर एग्रीमेंट। क्या ये बात है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्या लग रहा है आपको। यस, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगी तो गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होगा। फर्स्ट तो पक्का सही है, तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। ये 3 और 4 तो गया, तो 1 के साथ 3 आएगा या 1 के साथ 4 आएगा। तो 3 देखते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है। इंडिया में भी प्रोग्रेसिव टैक्स है, तो 3 तो पक्का है। तो एक बार आपको सही लग गया। चलो 4 भी देखते हैं। ये टेलोर एग्रीमेंट नहीं था स्टूडेंट, और ये याद रखिएगा नरसिम्हम कमेटी ने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म दिया, ना कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो। ये स्टेटमेंट ज्यादा है बट इजी है क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन? कट मोशन किसको बोलते हैं? रिड्यूस इनकम टैक्स, रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी, रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन बजट प्रपोजल, टू रिड्यूस प्लान एक्सपेंडिचर। क्या होता है? तो कट मोशन स्टूडेंट होता है आपका जब बजट प्रपोजल हुआ उसमें एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया जाता है, वो होता है कट मोशन, याद रखिएगा। इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। प्लान एक्सपेंडिचर, जो हमने सोचा, जो हमने प्लान्स बनाए उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर तो होता है प्लान एक्सपेंडिचर। ओके, नॉन प्लान, जो नहीं सोचा, प्लान हमारी जो प्लानिंग होती है उसमें नहीं है, एकदम से कुछ खर्चा आ गया, उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं, राइट। तो ये सारे कंसेप्ट थे जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप हमसे पढ़ने के लिए, राइट, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारी फाउंडेशन कोर्स को आप बाय कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल जो होंगे, देखिए ऑप्शनल जो होंगे, पॉलिटी आपका, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल, वो 24,999 में आपको पड़ेगा, सिर्फ ऑप्शनल। अगर सिर्फ जीएस लेना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश के साथ, वो भी 24,999 में आपको पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऑप्शनल प्लीज और आपका जीएस भी हो, तो वो आपको 39,999 में, जो भी आपके पास ऑप्शनल है, लाइक पॉलिटिकल, लाइक इकोनॉमी, लाइक हिस्ट्री, लाइक ज्योग्राफी, तो ये आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, राइट। हमने 2024 को टारगेट करते हुए, राइट, अभी आया नहीं, आप बोलेंगे मैम आया नहीं, बट आने के बाद तैयारी करेंगे आप? नो, अभी से तैयारी, जब डेट आए तो आप रिवाइज करें, राइट, रिवाइज करें। तो ये जीएस एससीएस का हमारा टेलीग्राम चैनल है 2024, उसको ज्वाइन करें, राइट। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। आप हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।